like we say that we are constantly being exposed to the microorganisms. Most of these microorganisms are pathogenic in nature. Some are non-pathogenic also. But seldom you find that you get infected from a pathogen. अब इसका मतलब क्या ये है कि पैथोजन आपको अटैक ही नहीं कर रहा, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को जो अक्सर बेशतर बीमार होते रहते हैं उन्हीं को अटैक कर रहा है. इट इज नॉट सो. Pathogen continues to attack us. They are there in the air, they are there in the water, they are there in the various different surfaces. हम जहाँ जहाँ घूमते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना हजारों पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में हम आते हैं. बट our immune system does not allows these pathogenic microorganisms to cause the disease. And how that happens, we are going to study today. ये होता कैसे, और इस सारी प्रोसेस की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, विल बी रेफर्ड टू एज द इम्यूनोलॉजी. नाउ इम्यूनोलॉजी समझने की जरूरत क्या है? दैट व्हेन वी इनकाउंटर अ पर्टिकुलर डिजीज, रिसेंट में आप एक एग्जांपल ले, आपके पास हम सब फेस कर रहे हैं कोरोना को. नाउ व्हाट इज दिस डिजीज? इट इज अ वायरल इन्फेक्शन caused by a particular kind of virus called COVID-19. All these things you know very well. The treatment of this disease is as yet not available with us. हमारे पास इस डिजीज का कोई परफेक्ट इलाज आज तक भी मौजूद नहीं है. Why don't we have the treatment against this disease? Because we don't know anything about the virus. In order to know, or in order to determine the treatment of the disease, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर. यस सर. ओके, ठीक. यस सर. So in order to develop a treatment for a disease, we must know in detail how does that disease behaves. मतलब एक पैथोजन जब हमारे बॉडी में इंटर होता है तो वो क्या करता है, किस तरह से दाखिल हो रहा है, किन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है और किस तरह से अफेक्ट कर रहा है. जब तक हमें इन चीजों का सही से पता नहीं होगा, हम एक परफेक्ट क्योर उस बीमारी के लिए डेवलप नहीं कर सकते. राइट नाउ यू माइट हैव बीन सीन कि कोरोना जब से स्टार्ट हुआ, अलग अलग मेडिसिन आई इसके लिए. कुछ मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग्स सजेस्ट की गई कि ये शायद यहाँ बेनिफिशियल हो, फिर वो रिजेक्ट हुई, फिर दूसरी मेडिसिन आई, फिर कुछ और एंटीवायरल्स का सजेशन यहाँ पर दिया गया. बट ऑन एंड ऑल हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई दवा आज भी मौजूद नहीं है जिसे हम कहें कि दिस इज द ट्रीटमेंट और दिस इज द क्योर फॉर कोरोना और कोविड-19. क्यों नहीं है हमारे पास? बिकॉज हम इस वायरस को सही तरीके से अभी भी नहीं जानते. दैट व्हाट डज दिस वायरस डू. एक और चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि राइट फ्रॉम द दिसंबर 2019 जब से बीमारी शुरू हुई, उस वक्त से लेकर आज तक जो अलग अलग हेल्थ अथॉरिटीज हैं, WHO है, CDC है, या हमारे इंडिया का ICMR है, ऑल दिस अथॉरिटीज हैव गिवन वेरियस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी रही कि पहली दफा उन्होंने कुछ कहा और उसके बाद सेकंड टाइम खुद उन्होंने ही उस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है. बाज दफा फिर ये हुआ कि जिस चीज को वो रिजेक्ट कर चुके थे उस चीज को फिर से उन्होंने सजेस्ट किया दैट यू शुड डू दीज थिंग्स एंड यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स. ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वी डोंट नो अबाउट the virus. We don't know how our immune system is behaving against this virus. So therefore, immunology becomes of utmost importance in case of treatment of disease. कि अगर आपने डिजीज को ट्रीट करना है सही तरीके से,
तो आपको सिर्फ पैथोजन का ही पता होना जरूरी नहीं है, आपको उस पैथोजन का इफेक्ट बॉडी पर क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन सारी चीजों को जब आप समझ लेते हैं, देन यू कैन correctly develop a particular treatment against a particular disease. That is the need to understand the immunology. ये वजह है कि हमको immunology का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. Now, अब immunity मतलब क्या? जैसे हमने पहले भी देखा, it is protection from infections. Means infection means entry of any foreign substance, specifically microorganisms inside the body. And apart from the infections, protection against foreign particles ही नहीं, immunity से मुराद protection against self elements भी हो सकता है. मिसाल के तौर पर ट्यूमर्स है या कैंसरस ग्रोथ्स हैं बॉडी के अंदर, so against that also our body continues to prevent all these things. हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्यूमरस ग्रोथ को, कैंसरस ग्रोथ को भी रोकने की कंटिन्यूअसली कोशिश करता रहता है. सो दैट आल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ इम्यूनिटी. देन इफ यू टॉक अबाउट इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं एज टू बी this innate immunity and adaptive immunity. Now, what is innate immunity? Innate immunity means something which is available right from the birth. It is non-specific in nature. It does not distinguishes between a parasite and a non-parasitic organism. Innate immunity एक पैथोजन को भी रोकेगा और एक नॉन पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को भी रोकेगा, एक डस्ट पार्टिकल को भी रोकेगा. एक तरह से एक नॉन स्पेसिफिक तरीका होता है कि वो किसी भी चीज को अंदर आने से रोकने की कोशिश करेगा. जस्ट वन एग्जांपल ऑफ दिस इनेट इम्यूनिटी इज दैट योर स्किन. Skin does not allows the entry of pathogens. It does not allows the entry of non-pathogenic microorganisms. Even it does not allows the entry of dust particles or water or the liquids inside the body. You just consider कि जब आपके पास लॉकडाउन शुरू हुआ था, से इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, लॉकडाउन जब शुरू हुआ, सो स्पेसिफिकली बीड़ शहर की है, बीड़ डिस्ट्रिक्ट की अगर आप कंडीशन देखें, ऑल्दो we were not having any positive cases in our area, but then also the administration has locked down the entire area. उस वक्त बीड़ शहर में या बीड़ जिले में बाहर से किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी, चाहे वो कोविड का पेशेंट हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं था. बस नहीं आना है मतलब नहीं आना है किसी ने भी बाहर से. सो दैट इज योर इनेट इम्यूनिटी. वहां पर डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा कि बाहर से जो आ रही है चीज बॉडी में वो पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है. हर एक के साथ एक तरीके से बिहेवियर होगा, हर एक को रोकने की कोशिश की जाएगी या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, व्हाटएवर. दूसरी जो इम्यूनिटी का पार्ट होता है वो होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी, विच डिस्टिंग्विशेस द सेल्फ फ्रॉम द नॉन सेल्फ microorganisms, and this involves the specific immune system education. Now, what do you mean by immune system education? एजुकेशन का मकसद क्या होता है? किसी को कोई चीज सिखाना, तमीज सिखाना, किसी चीज में अच्छे और बुरे का फर्क दिखाना, ये एजुकेशन का एक मकसद है आपके. Now, what we are saying, adaptive immunity distinguishes between self and non-self components. अब बाहर से अगर कोई एक बैक्टीरिया आ रहा है, सो इट इज अ लिविंग सब्सटेंस, एक सेल है वो, और हमारे बॉडी के अपने जो सेल्स हैं वो भी लिविंग सेल्स हैं. ना इम्यून सिस्टम इन दोनों के बीच फर्क कैसे करे कि किसके खिलाफ एक्शन लेना है, किसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना. सो इन अडेप्टिव इम्यूनिटी आवर इम्यून कंपोनेंट्स आर टॉट how to recognize a self cell and how to recognize a non-self cell. अपने सेल को और बाहरी सेल को अलग अलग कैसे करें, फर्क कैसे करें, ये इम्यून सिस्टम अडेप्टिव इम्यूनिटी में सीखता है और इसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम एजुकेशन. नाउ innate immunity
elaborate अगर आप करें, so it is not antigen specific. Now what is this antigen? Later on we will see कि antigen होता क्या. Innate immunity की तरफ आते हैं. That innate immunity contains the anatomical barriers, the mechanical barriers, the biochemical barriers. That includes the non-specific biochemical barriers like low pH and similar things in the body. And another biochemical barriers include receptor-driven biochemical barriers. Later on, we'll see in detail what these receptor-driven biochemical barriers are. Next thing is adaptive immunity. It is totally receptor driven, and pre-existing clones programmed to make a specific immune response are used in this. That is referred to as the humoral and cellular immune response. Now, ऊपर हमने देखा antigen dependent and non-antigen dependent. What is this antigen? Antigen is any substance which is capable of reacting with the products of a specific immune response, that is the antibody or T lymphocytes. अब होता क्या है कि if a bacteria enters in our body or a virus enters in our body, say for example COVID-19 का ही example आप लें, that COVID-19 somehow has entered in the body. Now what is going to happen? That before it causes the disease, our immune system must recognize that virus, that substance as to be a foreign substance. अब कैसे पहचानेंगे उसे? अगर कोई इंसान होता तो चेहरा देख करके आप पहचान लेते कि भाई ये कोई एक बैरूनी चीज है, बाहर का है, हम इसको नहीं जानते, अनजान चीज है हमारे लिए. लेकिन सेल्स के मामले में बैक्टीरिया और वायरस को जैसे हम परसीव करते हैं, हम देखते हैं कोरोना वायरस के कुछ डायग्राम्स, कुछ एनिमेशंस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन सेल्स उसको वैसे नहीं देखते. हमारे इम्यून सेल्स को आंख नहीं होती कि वो उसे देख सके. सो व्हाट डू दे डू? दैट दे यूज द प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स to identify a particular pathogen. Okay, and this function is carried out either by antibodies or by T lymphocytes. Antibodies एक तरह का मॉलिक्यूल है जो स्पेसिफिकली किसी पैथोजन के खिलाफ तैयार होगा, और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एक तरह के टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमारे इम्यून कंपोनेंट होते हैं. सो ये दोनों क्या करते हैं? उस एंटीजन को पहचानते हैं. अब एंटीजन आप किसे कहेंगे? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इन प्रोडक्ट्स के साथ एंटीबॉडीज हैं या टी लिम्फोसाइट्स हैं या दूसरा कोई इम्यून केमिकल है, इम्यून सेल है, उसके साथ रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. ओके, इसके कंपैरिजन में एक चीज है आपके सेल्फ कंपोनेंट. नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ कंपोनेंट? Self component is an antigen even though one does not generally make immune response against those components. मिसाल के तौर पर आप ब्लड डोनेट करते हैं या फिर ऑर्गन डोनेट करते हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो एक शख्स का ब्लड दूसरे शख्स के बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है या ऑर्गन्स एक शख्स से दूसरे शख्स में लगाए जाते हैं. सो तब भी वो ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, जो कुछ भी है खून के अंदर, या फिर वो ऑर्गन जो कि ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, वो एक्सेप्टर के लिए फॉरेन है, बैरूनी चीज है, उसके अपने जिस्म का हिस्सा नहीं, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है. क्यों एक्सेप्ट करता है? Only for the sake that the receptors or the antigens present on the donor's components are similar to the antigens present on the acceptors components. अगर जैसे आप ब्लड डोनेशन के वक्त ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, what you say कि ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए. एक शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है उसको आपको ए पॉजिटिव ब्लड देना पड़ेगा, या फिर अगर किसी का ओ है तो आपको उसे ओ ही देना पड़ेगा, आप उसे ए बी या ए बी वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीजन कॉन्फ्लिक्ट आती है. अगर एक शख्स का ब्लड ग्रुप ओ है और आप उसे ए बी या फिर ए बी ब्लड ग्रुप दे दे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन?
ओ वाला जो एक्सेप्टर है उसके ब्लड में वो सारे दोनों एंटीजेंस नहीं थे, सो इट इज गोइंग टू रिएक्ट, वहां पर उसके अंदर रिएक्शन होगी और आपके ब्लड डोनेशन का जो मकसद है उसकी जान बचाना, जानवान कुछ बचेगी नहीं, बेचारा मर जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज देयर विल बी अ एंटीजन मिसमैच बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो एंटीजन जरूरी नहीं है कि एंटीजन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर पैथोजन से ही एसोसिएटेड। एंटीजन एक जनरल सेलुलर टर्मिनोलॉजी है जो हर सेल के लिए अप्लाई होगी। अब सेल्फ कंपोनेंट से मुराद क्या है कि उनके ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि ये एंटीजेंस हमारे अपने ही सेल पर है, तो वो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। सो दैट इज द रोल ऑफ एंटीजेंस इन इम्यूनोलॉजी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हम बाद में देखेंगे, अडेप्टिव इम्यूनिटी थोड़ा सा इन ब्रीफ हम देख लेते हैं। दैट this immune response is highly specific for that antigen that triggered it. Adaptive immunity जो होती है, जिस एंटीजन के जरिए से ट्रिगर की जाएगी उसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होती। फॉर एग्जाम्पल से कोविड के ताल्लुक से आपने सुना होगा दैट दोज इंडिविजुअल्स who are being infected by COVID and luckily they are recovering, ऐसे लोग जिनको कोविड हो रहा है और वो रिकवर हो रहे हैं, मीन्स बाय डिफॉल्ट दे आर नाउ सेफ फॉर द इन्फेक्शन। एक शख्स जिसे इन्फेक्शन नहीं हुए उसके कंपैरिजन में रिकवर्ड कोविड पेशेंट अब सेफ है क्योंकि अब उसको कोविड इन्फेक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, दूसरी चीज आपने एक और चीज सुनी होगी, पढ़ी होगी न्यूज़पेपर्स वगैरह में, न्यूज में देखा होगा दैट एक कंसेप्ट आया है प्लाज्मा थेरापी का। प्लाज्मा थेरापी क्या है? दैट एक जो रिकवर्ड पेशेंट है कोविड का, उसका ब्लड लिया जाता है, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, प्लाज्मा ली जाती है और वो प्लाज्मा इंजेक्ट की जाती है सफरिंग पेशेंट्स में। ऐसे लोग जिनको कोविड इन्फेक्शन अभी प्रोग्रेशन में है उनको वो प्लाज्मा एडमिनिस्टर की जाती, एंड ड्यू टू दिस many of the patients are recovering from this infection. Now what actually is happening, हो क्या रहा है कि सिर्फ प्लाज्मा डालने से क्या हो रहा है? प्लाज्मा में एक्चुअल में होता क्या है? प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर द रिजल्ट ऑफ दिस अडेप्टिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज बहुत ही ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होती हैं अगेंस्ट द पैथोजन अगेंस्ट विच दे हैव बीन मेड। सो कोविड की जो एंटीबॉडीज होंगी वो कोविड के खिलाफ बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होंगी और बेहतर तरीके से उसको वो कंट्रोल कर सकती। सो दैट्स व्हाई वी सी कि प्लाज्मा थेरापी अक्सर केसेस के अंदर एक सक्सेस के तौर पर राइज हो रहा है। दूसरे, अडेप्टिव इम्यूनिटी का एक और एप्लीकेशन हम करते हैं वेलबीइंग के लिए, that we create a immunologic memory. Now, what is this immunologic memory? एक कॉमन चीज आपने देखी that we perform vaccination against various different diseases. हम बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस के खिलाफ वैक्सीनेशन परफॉर्म करते हैं। दिस इंक्लूड्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट polio, we use vaccines against like BCG, DPT, etc., etc. What actually these vaccines are or what they are doing? वैक्सीन्स करती क्या है कि वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करती हैं। से अगर आज आप देख रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बड़े जोरों शोर से तैयार की जा रही है। क्यों तैयार की जा रही है? ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन के इम्यून सिस्टम को कोविड के खिलाफ एक्टिवेट किया जा सके। व्हाट इंटेंशंस आर देयर दैट वो वैक्सीन बनाई जाए और उस वैक्सीन को जब हम हेल्दी लोगों में एडमिनिस्टर करें, सो व्हाट शुड हैपन दैट दोज हेल्दी इंडिविजुअल्स शुड जनरेट और शुड क्रिएट immunologic memory in them against the COVID infection. As a result, what is going to happen
दैट वैक्सीनेशन के बाद अगर हमको वो पैथोजन इन्फेक्ट करता है, सो वी ऑलरेडी हैव द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, हमारे इम्यून सिस्टम को पता है कि ये क्या पैथोजन है और इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। एज अ रिजल्ट जब वैक्सीनेशन के बाद वो पैरासाइट आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर लेता है, उसे डिजीज कॉज करने नहीं देता। एंड द सेम रीजन इज देयर कि आप जो सुन रहे होंगे कि जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं अब वो लोग सेफ कंसिडर किए जाते हैं। अब उनके ताल्लुक से आप ये अश्योर्ड रह सकते हैं कि अब उनको दोबारा से कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो। रीजन क्या है इस एश्योरेंस का? दैट दे हैव डेवलप्ड द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इन देम, उनके अंदर एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट हो चुकी है, सो दैट इवन इफ दे गेट इन्फेक्टेड, अगर दोबारा से उनको कोरोना वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश करता भी है तो ये मेमोरी उस वायरस को डिजीज कॉज करने नहीं देती। दैट इज द adaptive immunity. Now, coming to the broader aspect of immunity, the immune system. As you see that all the physiological, biochemical functions in body are controlled by some sort of system. Our body has a respiratory system, our body has urinary system, our body has digestive system, our body has nervous system, circulation system, all these things. What about the immune system? Is there any specific organ or a set of organs which controls the immune system? जैसे सर्कुलेशन, जब आप कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन तो आपके जहन में आते हैं आर्टरीज, वेन्स, हार्ट वगैरह, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपके मुंह से लेकर इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह वगैरह। So these are the set of organs which are totally dedicated to carry out a particular function. Unlike that, immune system does not have dedicated organs. Although इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो इम्यून कंपोनेंट्स हैं उनका वाहिद काम इम्यून सिस्टम ही नहीं है, उनके और मल्टीपल काम दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसका सिर्फ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन क्या है वो चीज स्टडी करेंगे। सो सेल्स अगर आप देखें, इम्यून सिस्टम के जो अलग अलग सेल्स हैं, these are nothing but the cells present in your blood circulation like eosinophils, neutrophils, basophils, the mast cells, the monocytes, the macrophages, the natural killer cells, B and T lymphocytes. So these are considered as the cells of immune system. Basically ये आपके WBCs हैं। WBCs का अपना और भी बहुत सारा फंक्शन होता है, लेकिन one of the chief functions assigned to these WBCs is the immune system. Now ये चीजें होती कहाँ हैं? ये चीजें हमारे ब्लड में हैं। अब ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो है सेरम या प्लाज्मा जैसे कि हमने देखा, और दूसरे है ब्लड का सेलुलर पार्ट, या फिर आप इसे कह सकते हैं असेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सेलुलर कंपोनेंट्स में आपके सभी तरह के सेल्स आ गए यहाँ पर, पूरी तरह के जो WBCs हैं, these includes the lymphocytes, the T cells, B cells, natural killer cells, monocytes, neutrophils, eosinophils, basophils वगैरह वगैरह। और असेलुलर कंपोनेंट जो है ब्लड का, जिसे आप प्लाज्मा या सेरम भी कहते हैं, these includes the immunoglobulins or the antibodies synthesized against a particular disease. उसके अलावा है कॉम्प्लीमेंट, देन द क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये तीन सबसे मेजर डिसॉल्व्ड कंपोनेंट्स हैं आपके इम्यून ब्लड के इम्यून सिस्टम के लिए। उसके अलावा भी और बहुत सारे दीगर फैक्टर्स होते हैं विच आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द इम्यून सिस्टम। विल सी लेटर ऑन, हम इन सबको तफसील से देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जहन में रखें दैट the cells of immune system, they are present in our blood circulation as a part of serum or as a part of
the cellular components of the blood. Next, the organs of immune system. अभी तक जो हमने देखा वो है cells. अब immune system में कुछ organs भी एक बहुत ही significant role play करते हैं. What these organs are? These organs are referred to as the lymphoid organs. इसमें एक तो है primary और central lymphoid organs which include bone marrow and thymus. In this bone marrow and thymus, all the lymphocytes, मतलब B cells और T cells जो हैं ये bone marrow में ही generate होते हैं. दूसरे secondary और peripheral lymphoid organs. ये वो organs हैं जहां पर adaptive immune response initiate होता है, generate होता है. Now, this is how our lymphoid tissues or lymphoid organs are distributed throughout the body. ये सारे जो marked portions आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे immune system का या lymphoid organs का हिस्सा होते हैं. इनमें से thymus, जो कि हमारे हार्ट के ऊपर एक तरह का ग्लैंड होता है, और दूसरे बोन मैरो, ये हमारी प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यूज कंसिडर की जाती हैं. प्राइमरी इन द सेंस कि बोन मैरो हमारे बॉडी का सेल प्रोजिनेटर है. जो भी बॉडीली सेल्स हैं वो सभी सेल्स बोन मैरो में ही तैयार होते हैं. और यू कैन से दैट बोन मैरो इज द सेल जनरेशन फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी. सेकेंडली, थाइमस जो है, थाइमस में डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है सेल्स की. सो दीज आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी ऑर्गन्स. उसके अलावा बहुत सारी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपके स्प्लीन है, पायर्स पैचेस हैं, एडिनॉइड्स हैं, टैंसिल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, अपेंडिक्स है, और उसके अलावा लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं. ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज द secondary lymphoid organs of our immune system. Now, we'll see a brief look at how a response against initial infection is generated. हमारे पास 5 cases हैं: innate immunity, early induced response, late adaptive response, protective immunity, and immunological memory. इनेट इम्यूनिटी मतलब एक बिल्कुल नया पैथोजन हमारे जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करता है. सो व्हाट विल बी डन दैट आफ्टर द इन्फेक्शन, मतलब जैसे ही पैरासाइट जिस्म में दाखिल हो गया उसके बाद देयर विल बी रिकॉग्निशन बाय प्री फॉर्म्ड नॉन स्पेसिफिक इफेक्टर्स. कुछ सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जैसे कि बी सेल्स हैं, वो उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं दैट इट इज अ फॉरेन सब्सटेंस, इट इज अ नॉन सेल्फ सेल, एंड इंस्टेंटली इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो उस इंफेक्शियस एजेंट को, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ भी हो, उसको जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं. ये जो चीज है इन्फेक्शन के बिल्कुल इब्तिदाई अर्ली फेज में 0 to 4 आवर्स, पैथोजन बिल्कुल जिस्म में दाखिल होने से 4 घंटे के अंदर अंदर तक ये चीज काम करेगी. फॉर एग्जाम्पल, इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्नीजिंग. आपको छींक आती. व्हाई डू वी स्नीज? व्हेन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इरिटेटेड बाय एंट्री ऑफ सम फॉरेन सब्सटेंस. आपकी नाक में अगर डस्ट चली जाए तो आपको छींक आती है. क्यों आती है? बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स आर फॉरेन. रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऐसे लगता है कि फॉरेन चीज अंदर दाखिल हो रही है, सो वो रिएक्ट करता है. उसको रिएक्ट क्या करता है कि बहुत तेजी के साथ फेफड़ों में से हवा नाक के जरिए से बाहर आती है और हमको छींक आती है. एंड व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस स्नीजिंग कि आपके नॉस्ट्रल्स में जो फॉरेन डस्ट पार्टिकल्स जमा हैं वो तेजी के साथ बाहर फेंक दिए जाते हैं. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ इनेट इम्यूनिटी के रिस्पेक्टिव को डस्ट पार्टिकल में पैथोजन है या नहीं उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, एंड यू विल बी saved from the disease. Suppose somehow the pathogen has escaped this innate immunity. Sneezing के बाद भी पैथोजन बाहर नहीं निकला. It remains in the nostrils. अब उसके बाद early induced response होता है. ये शुरू होता है इब्तिदाई 4 hours
up to 96 hours, 4-5 दिन के अंदर अंदर के अरसे में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ पर एक चीज होती है, रिक्रूटमेंट ऑफ इफेक्टर सेल्स। रिक्रूटमेंट मतलब टू आस्क समवन टू वर्क, काम पे लगाना। रिक्रूटमेंट ऑफ इफेक्टर सेल्स मतलब जो इम्यून इफेक्टर सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, या इस तरह के दूसरे और इम्यून कंपोनेंट्स हैं, उनको उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पर लाया जाएगा किसी तरीके से, और उनको उस पैथोजन को खत्म करने का टास्क असाइन किया जाएगा। आफ्टर दैट पैथोजन का रिकग्निशन होता है, और इस रिकग्निशन के बाद जो इफेक्टर सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेशन के बाद वो फिर अलग अलग इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे, लाइक दे विल सिंथेसाइज द एंटीबॉडीज, द इंटरफेरॉन्स एंड ऑल दिस, ओके, एंड पैथोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। थर्ड फेज इज लेट एडेप्टिव रिस्पॉन्स। ये शुरू होता है 96 आवर्स के बाद। इसमें इंफेक्शन हुई, द पैथोजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अभी जो हमने लिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स देखी, उसमें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स खासतौर पे जैसे स्प्लीन है, पायर्स पैचेस है, लिम्फ नोड्स है, पैथोजन वहां पर पहुंचाया जाएगा। वहां जाने के बाद बी और टी सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्लोनल सिलेक्शन के जरिए से डिफरेंशिएशन होगा, बी सेल्स का बहुत बड़े पैमाने पर एंटीबॉडीज तैयार होंगी और इस पैथोजन को खत्म कर दिया जाएगा। आमतौर पर जो लेट एडेप्टिव रिस्पांस होता है, उसी रिस्पांस के दौरान में आपको डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इनेट इम्यूनिटी में और अर्ली इंड्यूस्ड रिस्पांस में अक्सर पैथोजन आता है, सिम्टम्स आने के पहले ही आपकी डिजीज खत्म हो जाती है, इन्फेक्शन खत्म हो जाती है, तो अक्सर बेशतर आपको डिजीज दिखाई भी नहीं देती। Then there is the case of protective immunity. प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि एक दफे हमको इन्फेक्शन हो गई, नेचुरल तरीके से हो या वैक्सीनेशन से हो, उसके बाद जब री इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर there will be recognition by preformed antibody and effector cells and instant removal of infection agent will happen. As a result, there will be no occurrence of the disease. पेशेंट के अंदर बीमारी नहीं होगी यहाँ पर। उसके अलावा एक और चीज, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, जो कि पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस का बेस है, जिसकी बुनियाद पर हम वैक्सीनेशन परफॉर्म करते हैं, वो क्या है कि जब आप इन्फेक्ट करते हैं किसी शख्स को तो बी और टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके अंदर रैपिड एक्सपेंशन होगा और पैथोजन रिमूव कर दिया जाएगा। सो ये जो 5 कंडीशंस हमने देखी, इसमें से इनेट इम्यूनिटी, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इन तीनों सूरतों में पेशेंट में पैथोजन जा तो रहा है किसी शख्स के बॉडी में, लेकिन कोई फिजिकल इन्फेक्शन वहां पर उस शख्स के अंदर नहीं होती। द पर्सन विल नॉट सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अर्ली इंड्यूस्ड इन्फेक्शन के अंदर पेशेंट असिम्प्टोमेटिक हो सकता है, पैथोजन उसके जिसमें जाता है, डिजीज कॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उस शख्स का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को प्रिवेंट करता है डिजीज कॉज करने से। एज अ रिजल्ट वो शख्स सेहतमंद रहेगा। सिर्फ लेट एडेप्टिव रिस्पांस का जो केस है, यहीं पर आपको डिजीज के किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, अदरवाइज डिजीज का कोई सिम्टम कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ योर कोविड-19। कोविड-19 में जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट चीज है आपके पास, वो क्या है? असिम्टोमेटिक केसेस। तो असिम्टोमेटिक केस मतलब एक्चुअल में क्या है कि मैं अगर इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रांग हूं और कोरोना से को एक्सपोज हो जाता हूं, कोविड-19 को, so virus comes in my body but it is not able to disturb any of my organs. उसके एस्टैब्लिश होने से पहले ही मेरा इम्यून सिस्टम कोविड-19 को किल कर देता है। एज अ रिजल्ट आई रिमेन असिम्प्टोमेटिक। लास्टली आपने देखा होगा like just around Bakrid, there was an antigen testing drive in our city, and during that drive hundreds of cases were found to be positive. बहुत सारे लोग आपको उसके अंदर पॉजिटिव देखने के लिए मिले।
डेली रिपोर्ट के अंदर आपने देखा होगा बीड़ शहर के अंदर 40-40, 50-50 लोग एंटीजन टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए गए। बट व्हाट हैपन लेटर ऑन कि उन लोगों का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो लोग 1 या 2 दिन बड़ी मुश्किल से रोके गए अथॉरिटीज के जरिए सर, बाद में उन लोगों को छोड़ दिया, उनके घर पर भेज दिया गया। रीजन क्या थी? दैट एंटीजन टेस्टिंग जब आप परफॉर्म करते हो तो हो सकता है कि पिछले 2-3 महीने में कोई शख्स कोरोना को, कोविड को एक्सपोज हुआ और उसके अंदर ये इनेट या फिर अर्ली इंड्यूस्ड फेज रही। उसके असर से क्या हुआ, उसमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं दिया लेकिन वो वायरस को एक्सपोज था, तो उसने एंटीबॉडीज तैयार की। अब जब टेस्टिंग की जाती है, सो व्हाट हैपेंस, टेस्टिंग में पता लगता है कि शख्स के एंटीबॉडीज हैं। सो दैट इज एन इंडिकेशन। एंटीबॉडीज का होना ये अलामत नहीं है कि वो शख्स बीमार है। एंटीबॉडीज हैं अगर किसी के बॉडी में, इसका मतलब उस शख्स को कभी ना कभी वो इन्फेक्शन हुई थी। ओके, दैट्स व्हाई वी सी कि उन केसेस के अंदर उन लोगों में सिम्टम्स कुछ भी नहीं थी, ना उनका कुछ ट्रीटमेंट हुआ और उन लोगों को एज इट इज बाहर छोड़ दिया। ओके, सो आई होप दैट द टाइम इज रनिंग आउट। हमारी जो लिमिटेशंस है मीटिंग की, वो टाइम करीब करीब खत्म होने के है। सो विल स्टॉप हियर ओनली। If any of one of you have any questions regarding this, you may ask. आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Okay. So today we'll stop here only. Today onwards, हर alternate day पर hopefully आपका लेक्चर होगा। अकॉर्डिंगली आपको एक दिन आड़ से लिंक मिल जाएगी एंड विल कंटिन्यू विथ योर लेक्चर्स अंटिल, जब तक कि कॉलेजेस प्रॉपर वे में खुल नहीं